हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, चलिए आज हम चैप्टर 16 देखते हैं। चैप्टर 16 है कचरा संग्रहण एवं निपटान। फ्रेंड्स, ये कचरा क्या होता है? तो हमारे घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं डेली के, उसको हम कचरा बोलते हैं, ठीक है, जिसका हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। या तो कुछ चीज़ें हैं जिनका दोबारा यूज़ कर सकते हैं, फिर भी हम अधिकतर चीज़ों का यूज़ नहीं करते और उनको फेंक देते हैं घर से बाहर। तो ये क्या कहलाती है? कचरा। ओके। संग्रहण एवं निपटान। संग्रहण मतलब उसको इकट्ठा करना और निपटान मतलब उससे निजात पाना या उसे उसका सही जगह में उसका निपटान करना। ओके। तो हम फ्रेंड्स, आपने घरों में, दुकानों में या कहीं भी जहाँ पर ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है जिसको हम बाहर फेंकते हैं। जैसे कि अनाज है, दाल, बिस्कुट, दूध या तेल के पैकेट्स हैं जो खरीदते हैं हम दुकान से, तो उसके जो प्लास्टिक वगैरह थैलियाँ होती हैं और कई चीज़ें जो टीन में पैक होती हैं, ये सब हम कचरे में फेंक देते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे वस्तु भी खरीद लेते हैं जिनका बहुत कम उपयोग होता है और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। जैसे कि कुछ खिलौने वगैरह हैं, वो टूट फूट जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हम फेंकना ही ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये सोचते हैं कि हमने इसको घर से निकाल दिया तो हमें उससे मुक्ति मिल गई, मतलब उसका निपटान हो गया। पर फ्रेंड्स, नहीं, हम जितना ज़्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं, हमें तो तुरंत तो उसका जो दुष्प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता, पर बाद में धीरे धीरे वो क्या करता है, किसी न किसी रूप में हमको नुकसान पहुंचाता है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि कचरा को कैसे फेंकना चाहिए, कैसे उसका संग्रहण और निपटान करना चाहिए। ओके। तो हमारा 16.1 है कचरे का निपटान। तो यहाँ पर सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में हम जो कचरा इकट्ठे करते हैं, उसको जो सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम वाले या नगर पालिका वाले जो भी हैं, आते हैं साफ सफाई करने, वो लोग उठा के ले जाते हैं ट्रकों में भर के, और उसको ऐसे खुले क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर गहरा गड्ढा होता है, शहर के बाहर ज़्यादातर होते हैं ऐसे जगह, तो वहाँ पर उसको गहरे गड्ढे में उन कचरों को फेंक देते हैं, है ना। और उसमें से मतलब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सड़ने वाली होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो सड़ती नहीं है, तो उन दोनों को अलग कर लिया जाता है और उन जगहों पर फेंक दिया जाता है। तो ऐसे खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। भराव क्षेत्र मतलब वहाँ पर कचरा भर दिया जाता है। ओके। और उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछा दी जाती है, और फिर जब वो जगह पूरी तरह से भर जाता है तो उसके ऊपर कोई पार्क या कोई गार्डन वगैरह बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर 20-25 सालों तक उस जगह पर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनाते, मतलब उस जगह पे कोई निर्माण कार्य नहीं होता, कोई कारखाने वगैरह या फिर कोई भी ऐसी इमारतें वगैरह वहाँ पर नहीं बनाई जाती। तो ऐसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? भराव क्षेत्र कहलाते हैं। ओके। कुछ पदार्थों के विलगित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि कंपोस्टिंग क्या होती है? तो ऐसे पदार्थ जो सड़ जाते हैं, विलगित होना मतलब सड़ जाना, और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब कंपोस्ट मतलब होता ही है खाद, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सड़ जाते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, है ना, फलों के छिलके, अंडे के छिलके हो गए, या फिर हमारे घर से जो भी कागज है, रद्दी कागज निकल रहे हैं, वो सब क्या है? वो सड़ने वाली चीजें हैं, है ना। तो ये क्या है? ये खाद में परिवर्तित हो जाती हैं, और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं 16.2 वर्मी कंपोस्टिंग। ये तो देख लिया हमने, जो खाद, जो पदार्थ है वो अपने आप सड़ के कंपोस्ट बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब वर्म मतलब कीड़ा, जैसे कि अर्थवर्म हुआ, उसके द्वारा कंपोस्टिंग कैसे की जाती है, मतलब उसके द्वारा खाद कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। ओके। तो लाल केचुओं के सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो इस विधि में क्या किया जाता है? जो बड़े किसान हैं या फिर जैसे कुछ नर्सरी वगैरह है, वहाँ पर ये मेनली किया जाता है।
केचुओं का पालन किया जाता है, इसलिए खाद बनाने के लिए। तो बड़े बड़े गड्ढे तैयार किए जाते हैं, उसके ऊपर एक लोहे की जाली लगा दी जाती है, उसके ऊपर सूखे पत्ते बिछा दिए जाते हैं या गोबर है, फिर जो भी सड़ने वाली चीजें उनको डाल दिया जाता है, उसके ऊपर फिर मट्टी की परत बिछा दी जाती है और फिर तब जाके उसमें कुछ लाल केचुओं को डाल दिया जाता है। फिर वो लाल केचुए जो हैं इन जो सड़ने वाली चीजें हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं और एक तरीके से वो खाद में बदलना शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। इस तरह से जो खाद बनती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है पेड़ पौधों के लिए। इस तरह से आप लोग वर्मी कंपोस्ट बना के खेतों में भी डाल सकते हैं, जो कि कम लागत में बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छा फायदा करने वाला होता है। जैसे कि रासायनिक उर्वरक जो है, रासायनिक खाद जो डालते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। तुरंत तो फायदा पहुंचाते हैं पर लंबे समय तक यूज करने से उनका बहुत ही दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। पर ये जो वर्मी कंपोस्ट है, जो अर्थवर्म के द्वारा या लाल केचुओं के द्वारा जो कंपोस्ट बनाई जाती है, वो बहुत ही पेड़ पौधों के लिए भी अच्छी है और हमें भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, और इससे फसल उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और जो भूमि की उर्वरा क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बताया है इन केचुओं के बारे में। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजड़ कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लाल केचुए हैं उनके दांत नहीं होते और उनके मतलब मुंह के आगे के सिरे में गीजड़ पाया जाता है, जिसे मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, मिट्टी की गोली बनाते खाते हैं मिट्टी को, और जो बाहर छोड़ते जाते हैं वो बिल्कुल गोली के तरह छोटे छोटे गोली के रूप में होती है, जो कि जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ह्यूमस, और ये ह्यूमस ही क्या है, खाद का मुख्य घटक है। ओके, लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो लाल केचुआ है वो एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है, मतलब इतनी ज्यादा चीजों को सड़ा सकता है ना। इतनी जल्दी उसमें, जितनी जल्दी वो इसको आहार के रूप में लेगा उतने जल्दी वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो हमने उसमें कचरा डाला है। सॉरी, अब देखते हैं 16.3, सोचिए और फिर फेंकिए। फ्रेंड्स, हम जो ये बिना सोचे समझे कचरों को कहीं भी फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, फसल हुई, पैदा हुई, फसल काट लिया, उसके बाद खेतों में ही उनके जो डंठल वगैरह बचे होते हैं, पैरे वगैरह होते हैं या भूसा जो होता है, उसको खेत में ही जला देते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है, धुआं निकलता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। आप जान रहे हो दिल्ली में इतनी प्रदूषण होती है हर साल, किस मौसम में होती है वो, फसल पकने के बाद जब किसान उसको जलाते हैं, तो मेन यही कारण होता है। जो वायु प्रदूषण है वो तो गाड़ी मोटर से तो होता ही है, पर इन जो कचरों को जला दिया जाता है उससे बहुत ही अधिक नुकसान होता है हमारे वायुमंडल को। और आपने सड़क किनारे भी देखा होगा, जो सफाई कर्मचारी हैं वो कभी कभी पेड़ पत्तों के पौधों को मतलब पत्तों को किनारे में जला देते हैं साफ सफाई करके। तो ये भी गलत बात है, जलाना नहीं चाहिए। पेड़ पौधे तो सड़ने वाली चीजें हैं, उसके जो पत्ते हैं वो सड़ सकती हैं, तो उनको ऐसे जगह में डाल देना चाहिए जहां पर वो खाद बन जाए, है ना। तो यहाँ पर लिखा है सोचिए और फिर फेंकिए। और हम अब क्या, आपने देखा है कि अपने घरों में कई लोग जो हैं, जो मतलब जागरूक हैं, वो लोग अपने घर में 2 तरह की डस्टबिन रखते हैं, है ना। कचरा रखने का पात्र होता है डस्टबिन, उसमें एक में तो जो सड़ने गलने वाली चीजें हैं उसको डालते हैं, जैसे चाय पत्ती हो गया, अंडे के छिलके, सब्जी के छिलके, और जो भी सड़ने वाली चीजें कागज वगैरह डाल दिए, तो एक में ये चीजें डालते हैं। और दूसरे जो डस्टबिन है उसमें पॉलीथीन, रैपर्स वगैरह हैं या प्लास्टिक की चीजें हैं, टूट फूट वाली जो भी चीजें, लोहे की, एल्यूमिनियम की चीजें, उसको डालते हैं। तो ये क्या हुए, नहीं सड़ने वाली चीजें, मतलब जो विलगित नहीं होते, उन चीजों को दूसरे डस्टबिन में डालते हैं। तो ये हुई समझदारी की बात, है ना। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से हम मतलब सभी कोई अपने घर में इस तरह से कचरे का निपटान करने लग गए,
तो बाहर में जो आजकल प्रदूषण की इतनी समस्या बढ़ी हुई है वो काफी कम हो जाएगी, है ना। और इसका और क्या यूज है, जो हम घर में जो व्यर्थ फालतू चीजें हैं उसको हम और फिर से रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, हम पुराने कागजों, पेंसिल की छीलन, बधाई कार्डों, पुराने कपड़ों, पॉलीथीन की थैलियों आदि का पुनः उपयोग करने लायक चीजें बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो पुराने कागज है, मान लो आप किसी कागज में लिखते हो, है ना, और उसमें आधा पेज बच गया, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक लाइन लिखा और बाकी पेज को छोड़ दिया। पिछले चैप्टर में मैं पढ़ाई थी कि सिर्फ एक कागज बनाने के लिए 2 गिलास पानी की मतलब पेड़ पौधे से जो भी पत्ते प्राप्त होते हैं या फिर किसी भी चीज से कागज जो बनाई जाती है उसमें 2 गिलास पानी यूज होता है ना। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में आपको। तो एक तो पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है, दूसरा क्या है, जो वेस्ट कागज जो बच गया हम उसको और दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, या हमारी जो पुरानी फाइलें हैं उसको रीयूज कर सकते हैं। जो घर में शादी के कार्ड, बधाई के कार्ड आते हैं उनको डायरी वगैरह बना सकते हैं, उससे सुंदर डिजाइन बना सकते हैं, है ना। पुराने कपड़े हैं उससे पैर पोछ वगैरह बना सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छी सी डिजाइन बना सकते हैं। जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं उनको भी रीयूज कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें हर चीज जो हमारे घर का कचरा है उसको भी सोच समझकर फेंकना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। 16.4 कागज का पुनः चक्रण। अब देखेंगे कि कागज का पुनः चक्रण कैसे किया जा सकता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज की उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। फ्रेंड्स, आपने गाँव में देखा होगा कि जो कागज है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है और उसको पानी में डुबा कर रख दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल नरम हो जाता है। फिर उसको अच्छे से हाथ के द्वारा मसल लिया जाता है और उस जो कागज की लुगदी बनी हुई है उससे सुंदर आकृति की टोकरियां बनाई जाती हैं, मुखौटे वगैरह बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फ्लावर वाज वगैरह बना देते हैं। तो ये सब क्या है, कागज का पुनः चक्रण है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम कागज को मतलब वेस्ट नहीं करके बिना फेंके उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो यही कहलाता है कागज का पुनः चक्रण। अब देखते हैं 16.4 प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। फ्रेंड, आज के दिन में देखोगे आप तो हमारा मतलब कोई दिन ऐसे नहीं जाता जिस दिन हम कागज का या प्लास्टिक का यूज नहीं करते, है ना। हर चीज को देखोगे तो हर चीज के लिए दुकान में जाओगे तो प्लास्टिक की थैलियां पकड़ा देते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते कि हम घर से कपड़े की थैली या फिर जूट वगैरह के जो थैले होते हैं उसको लेकर जाए। हम तो चले जाते हैं, हाथ हिलाते दुकान में, और दुकान वाला भी हमें प्लास्टिक का थैला पकड़ा देता है ना। तो एक तरह से देखें तो हमारे घर के जितने भी सामान है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं, वो सारे चीजें जितने भी केमिकल्स वाली जैसे कि शैम्पू हैं, उसके बॉटल्स, परफ्यूम वगैरह के बॉटल, ये सब किससे बने हुए हैं, ये सब प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। जैसे ही शैम्पू खत्म हुआ वो प्लास्टिक का डिब्बा हो गया बेकार और हमने उसको फेंक दिया कचरे में, है ना, जो कि सड़ने वाला तो है नहीं। इस तरह से प्लास्टिक यूज करने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही चीजें खत्म होती जाती हैं तो उसका निपटान फिर मुश्किल हो जाता है। इन प्लास्टिक को हम जलाते हैं तो उससे इतना हानिकारक धुआं निकलता है कि वो हमारे लिए किसी न किसी तरीके से बहुत ही हानिकारक है। हमारे सांस में के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाकर कैंसर तक मतलब प्रेजेंट वो कर सकता है, कैंसर तक उत्पन्न कर सकता है। ओके, तो इस तरह से कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनको तो कचरे वाले बिन के उठा के ले जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इन प्लास्टिक का सही तरीके से यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जहाँ पर भी रिसाइकलिंग होती है उसकी वहाँ पर उसको पहुँचा दें। तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है जब तक वो हमारे घर के यूज में आता रहे। फिर जब हम उसको ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं तो वो हमारे लिए
क्या बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। फ्रेंड्स, जो भी प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हैं उसमें हम अगर कोई खाने की चीज़ें रखते हैं या आप शादी पार्टी वगैरह में जाते हो तो जो प्लास्टिक की बने हुए थालियां हैं या प्लेट्स हैं तो उसमें हमको खाना परोसा जाता है, तो उसमें एक तरह के केमिकल होते हैं जो गरम गरम भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी प्लास्टिक है उसको जलाओगे तो वो 100% हमारे लिए हानिकारक ही होगा। हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना कचरा कितना कचरा पैदा करते हैं, है ना, डेली यूज में, या उसका किस तरीके से अपनी समझदारी के हिसाब से उसको कचरे को कैसे रीयूज करते हैं या फिर कैसे उसको कहीं भी फेंक देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि गलियों में जो गाय घूमती रहती हैं वो पॉलीथीन खा के मर जाती हैं, है ना। तो ये सब गलत बात है। हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे वो हमारे गले की हड्डी ही बनेगी। ओके, तो इस तरह से हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए और सोच समझकर यूज करना चाहिए हर चीज को। फ्रेंड्स, ये चैप्टर भी खत्म हो गया और आज क्लास 6 का जो सीरीज चल रही थी वो आज खत्म हो गई। कल से हम क्लास 7 की क्लासेस शुरू करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य या शहर का नाम बताइए। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शहर है जो टॉप फर्स्ट में आया है और कौन सा शहर है जो सबसे गंदगी वाला शहर घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।